नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो कल हम लोगों ने दक्षिण भारत से रिलेटेड जो फैक्ट थे उनको कर रहे थे, तो चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला फैक्ट है वो क्या है आज का। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः वह है चतुर्भुज है। कैसी है नटराज की कांस्य प्रतिमा? वो है चतुर्भुज। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो वो मिले हैं कर्नाटक में। कहाँ मिले हैं? राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख थे वो कर्नाटक राज्य में मिले हैं। ठीक है, इसके आगे दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का तक्कोलम युद्ध कहाँ हुआ था? तो हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। तक्कोलम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे का चलिए, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, एलोरा गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं इसमें? 34 गुफाएं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके आगे, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। क्या कहा है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। ठीक है, गोपुरम का मतलब जो है। इसके आगे, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे? हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। ये 3 धर्म से है। ठीक है, इसके आगे, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो वो थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। इसके आगे, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो वो था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। ये 2 जगह जो है ये चोलों का राज्य का विस्तृत था। ठीक है, इसके आगे, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात किस चीज की मूर्ति हुई थी? तो वो हुई थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा जो थी वो चोल साम्राज्य के शासन समय में बनी हुई थी और वो सबसे अधिक विख्यात थी। ठीक है, इसके आगे, चोल युग प्रसिद्ध था। चोल युग क्यों प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल युग क्यों प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, इसके आगे, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। तो वो किसने की थी? कृष्ण थर्ड ने। किसने किया था? कृष्ण थर्ड ने किया था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विरूपाक्ष द्वितीय को। किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को। ये संगम वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, इसके आगे, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वीर नरसिंह। कौन था? वीर नरसिंह था। ठीक है, इसके आगे, तुलु शासक कृष्णदेवराय को किस कृति में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा बताया गया है? तुलु शासक कृष्णदेवराय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो वो है बाबरनामा में।
बाबर नामे में बताया गया है कि जो तुलु वंश के शासक जो थे कृष्णदेव राय, वो सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, और कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन दे देगा कृष्णदेव राय और फिर इसके अदर भी 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, कृष्ण थर्ड ऐसे करके दे दिए जाएंगे 3-4 ऑप्शन, और पूछ लिया जाएगा कि तुलु वंश के शासक कौन है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है? किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हुमायूं शाह को। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो वो थी ग्रामीण। किससे जुड़ी थी? ग्रामीण से। ठीक है, इसके आगे चांद बीवी किसकी पुत्री थी? चांद बीवी जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो वो थी हुसैन निजाम शाह की। हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीवी थी। ठीक है, इसके आगे चांद बीवी का विवाह किसके साथ हुआ था? चांद बीवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वो हुआ था अली आदिल शाह के साथ। किसके साथ? अली आदिल शाह के साथ। इसके आगे गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कुली कुतुब शाह ने। किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था। ठीक है, गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। इसके आगे मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो वो बनवाए थे नसरुद्दीन शाह। किसने बनवाया था? नसरुद्दीन शाह ने बनवाया था। ठीक है, सुनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? ये देखिए, सुनार की बेटी का युद्ध। सुनार की बेटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो हुआ था फिरोज शाह और देवराय। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे क्या कहा जाता है? सुनार की बेटी का युद्ध। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हमारा दक्षिण भारत खत्म होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको देखेंगे। तो हमारा सल्तनत काल कब से कब तक है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। ठीक है, कब से कब है सल्तनत काल? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। ठीक है, अब इसके आगे इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। चलिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, ये महमूद गजनवी का उद्देश्य था कि वो भारत में आएगा और आक्रमण करेगा और एक अपने साम्राज्य का एक विस्तृत भाग फैलाएगा और धन प्राप्त करेगा। ठीक है, ये मोटिव लेकर महमूद गजनवी भारत में आया था। इसके आगे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो वो है किताब उल हिंद की। किसकी रचना की थी अल-बरूनी ने? किताब उल हिंद की। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कभी कभी मिलान जो क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसके मिलान करने के लिए दिए जाते हैं, उसके अंतर्गत दे दिए जाते हैं कि अल-बरूनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो अल-बरूनी किसके समय में आया था? महमूद गजनवी के समय में आया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। इसके आगे आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इसके आगे वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? तो वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से ठीक है, चलिए देखते हैं। कुब्बल उल
इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है। तराइन की पहली लड़ाई 1911 में किनके बीच हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1911 में हुई थी। और किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन की पहली लड़ाई जो है 1911 में हुई थी और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है। इसके आगे, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने ससुर की हत्या कर दी और दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। इसके आगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वो थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है। इसके आगे, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो वो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। इसके आगे, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। जाट के विरुद्ध इसका अंतिम आक्रमण हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? तो वो था यामिनी वंश का। ठीक है। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का था। ठीक। इसके आगे देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो वो किया था हिंदू शाही। किसके विरुद्ध? हिंदू शाही के या ब्राह्मण शाही के। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। इसके आगे, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो वो था लाहौर। ठीक है। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था। तो वो था इब्न बतूता। इसने इब्न बतूता ने यह चित्रण किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने ही मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। भारत में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो वो थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इसके आगे देख लेते हैं, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। ठीक है। लाखों का दान देने वाला लाख बख्श। इसके आगे, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वो होता था खान। ठीक है। खान जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता था सेनाओं का। इसके आगे, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इसके आगे, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण किया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। इसके आगे,
पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो वो था कल्लर, कल्लर ने किया था। इसके आगे, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? ये जो वाक्य है ये किसका है? तो ये है बहलोल लोदी का। ठीक है, किसका है? बहलोल लोदी का। ठीक है, इसके आगे, अल-बिरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अल-बिरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो वो था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के शासन काल में था। ठीक है, इसके आगे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए तो वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, इसके आगे, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की? सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा सांकेतिक रूप यानी टोकन करेंसी प्रचलित की? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके आगे, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने बताया था। ठीक है, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक को बताया था इतिहासकारों ने। इसके आगे, देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो वो था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वो आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। ठीक है, इसके आगे, ये ठीक रहा। अब चलिए देखते हैं यहाँ से, उत्तरी भारत, ओहो पेन तो लिया ही नहीं तो स्क्रीन इधर उधर हो जाता है। अब देखते हैं, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने एक ऐसी मात्र महिला थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, घूम कैसे जाता है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो वो थे महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी था जो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो वो है कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार में जो मुख्य दरवाजा है उसका नाम क्या है? अलाई दरवाजा। ठीक है,
कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश राजवंश से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था और ये कहाँ का था? दक्षिण अफ्रीका का था। ठीक है, इसके आगे महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया था? 17 बार किया था। और इसका जो लास्ट आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर था। ठीक है, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो वो था मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने किया था। सॉरी, यहाँ जो मैंने बताया है कि अंतिम बार जो था महमूद गजनवी, अंतिम बार जो आक्रमण किया था वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था, ना कि सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, कहाँ किया था? जाटों के विरुद्ध किया था 1027 ईस्वी में। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। और जो सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया था वो 16वां बार जो आक्रमण किया था वो सोमनाथ मंदिर पे किया था। ठीक है, और अंतिम बार जाटों के विरुद्ध किया था। चलिए इसके आगे देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है, इसके आगे भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 11वीं सदी। फिर से आ गया। हाँ, फिर से देखिए। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। ठीक है, किसे? किताबे उल हिंद को। इसके आगे वह हिंद का युद्ध जो 1008 से 1009 के बीच लड़ा गया था वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो वो था महमूद गजनवी और आनंदपाल के मध्य वह हिंद का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसके आगे दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखी थी। ठीक है, इसके आगे दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो वो था खिज्र खां सैयद ने। किसने? खिज्र खां सैयद ने। ठीक है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो वो था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो वो था सोलंकी शासक भीम सेकंड। किसने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को? सोलंकी शासक भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी किस राजवंश का था? मोहम्मद गौरी जो था वो किस राजवंश का था? तो वो था संसबनी। ठीक है, संसबनी वंश का था। ठीक है, इसके आगे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव था। इसके आगे देखते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों से
पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो वो कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, किसके लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। इसके आगे देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, तो वो था चौधरी। कौन था? चौधरी था। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो वो हुआ था सैयद वंश का। ठीक है, इसके आगे, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो थे फिरोज तुगलक के। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसके आगे, किस सुल्तान के ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो वो थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस सुल्तान ने क्या हो गया? हाँ ठीक है, थोड़ा स्क्रीन इधर उधर हो गया था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो वो थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। ठीक है, इसके बाद, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, इसके आगे, ताबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? ताबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो वो था मिनहाज उद